बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और आज इस लेक्चर सीरीज के 12वें लेक्चर के साथ हाजिर है। और आज इस लेक्चर के अंदर हम जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे उसका स्ट्रक्चर आपके सामने है और ये है फिनोल। केमिस्ट्री ऑफ फिनोल को आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे हैं जो पिछले लेक्चर से हमने स्टार्ट किया था, और लेक्चर नंबर 11 के अंदर यानी इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल्स को डिस्कस किया था और वहाँ हमने मीथानॉल और इथानॉल की केमिस्ट्री को ब्रीफली डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर भी हम अल्कोहल को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन ये अल्कोहल एरोमेटिक अल्कोहल है, यानी बेंजीन के रिंग के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है। तो अल्कोहल्स और एरोमेटिक अल्कोहल्स में क्या फर्क होता है इसका आपको आज अंदाजा हो जाएगा जी। तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम केमिस्ट्री ऑफ फिनोल को डिस्कस करेंगे। ये फिनोल का स्ट्रक्चर आपके सामने है और इस बात का ख्याल रखिएगा कि इस फिनोल को आप हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं, और फिनोल का एक और नाम भी अब आपके सामने है जिसको आप कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। तो इस कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने है जो कि हाइड्रोक्सी बेंजीन है, यानी बेंजीन का रिंग अब आपको नजर आ रहा है। इसमें ये जो टॉप वाला कार्बन है इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है और इस हाइड्रोजन के बजाय अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। यानी कि जो रिंग है इसका फार्मूला C6H6 नहीं है बल्कि C6H5 है और उसके साथ OH लगा हुआ है। तो C6H5OH ये आपका क्या कहलाता है, फिनोल कहलाता है। इसको आप हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं और इसका अगला नाम कार्बोलिक एसिड भी है। तो कार्बोलिक एसिड की या फिनोल की या हाइड्रोक्सी बेंजीन की केमिस्ट्री को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फिनोल की प्रिपरेशन पढ़ने जाएंगे जी कि फिनोल को किस तरह से तैयार किया जाता है। देखते हैं जी। तो फिनोल को जो बनाने का पहला तरीका है वो क्लोरोबेंजीन के जरिए है जी, और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को आप डाउस प्रोसेस कहते हैं जी। तो डाउ वो केमिस्ट है जिसने इस प्रोसेस को किया और इस प्रोसेस के जरिए यानी क्लोरोबेंजीन को यूज करते हुए उसने फिनोल बनाया, इसलिए उसी के नाम से ये प्रोसेस आज भी जाना जाता है और ये डाउस प्रोसेस कहलाता है। तो डाउस प्रोसेस के अंदर क्लोरोबेंजीन के जरिए आप फिनोल बनाते हैं जी। देखते हैं रिएक्शंस क्या होते हैं जी। तो क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी कास्टिक सोडा के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है एट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसके जरिए होता क्या है जी कि ये जो आपका क्लोरो ग्रुप है ये यहाँ से रिमूव हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर ONA यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे क्लोरीन को क्या कर लेता है जी, सब्स्टिट्यूट कर लेता है और उसके नतीजे में आपको सोडियम फिनो ऑक्साइड मिलता है जी। तो ये क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन से आपको सोडियम फिनो ऑक्साइड मिला। इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और जो सोडियम है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो क्लोरो ग्रुप यहाँ से रिमूव हुआ और हाइड्रोजन के साथ ये HCl बना के निकल गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जो ONA ग्रुप है जी वो आके इस कार्बन पे अटैच हो गया, यानी क्लोरीन की जगह उसने ले ली और क्लोरोबेंजीन किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम फिनो ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अगले स्टेप में क्या होता है जी कि ये सोडियम फिनो ऑक्साइड ये आपका HCl के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पर सोडियम और हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। तो सोडियम क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड बना लेता है और सोडियम के बदले सोडियम फिनोऑक्साइड के अंदर H आके अटैच हो जाता है और सोडियम फिनोऑक्साइड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस स्टेप पे आपने क्या देखा जी कि सोडियम फिनोऑक्साइड एसिडिक मीडियम के अंदर फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी क्लोरोबेंजीन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये रिएक्शन दो स्टेप के अंदर होता है। पहले स्टेप में आपको सोडियम फिनोऑक्साइड मिलता है, यानी क्लोरीन यहाँ से निकल जाता है और क्लोरीन के निकलने के बाद यहाँ पर क्या आ जाता है, ONA आ जाता है जी। और उसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है जी कि ये ONA से सोडियम यहाँ से और हाइड्रोजन सोडियम से सब्स्टिट्यूट हो जाता है एसिडिक मीडियम के अंदर और ये सोडियम फिनोऑक्साइड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये तो ये दो स्टेप का रिएक्शन है और इस स्टेप को आप डाउ प्रोसेस कहते हैं क्योंकि ये वो केमिस्ट है जिसने इस रिएक्शन को पहली बार किया और उसी के नाम से ये रिएक्शन जाना जाता है। तो डाउ प्रोसेस के अंदर आप फिनोल क्लोरोबेंजीन से बनाते हैं। तो ये फिनोल को बनाने का पहला तरीका आपने पढ़ा। ये फिनोल को बनाने का दूसरा तरीका आपके सामने है
और इस तरीके कार में हम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट के जरिए फिनोल बनाएंगे जी। तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का फार्मूला अब आपके सामने है जी। तो इससे पहले आपने क्लोरोबेंजीन पढ़ा था, और इस बेंजीन के साथ इस फंक्शनल ग्रुप के बजाय कि आप यहाँ लगा हुआ था क्लोरो लगा हुआ था, और उसका रिएक्शन भी आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाया था। यहाँ पर भी आपने जो क्लोरो है, क्लोरो नहीं लगा हुआ, बल्कि इसके बदले यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट लगा हुआ है जी। तो सोडियम आपको नजर आ रहा है, और बेंजीन की रिंग की वजह से इसके बेंजीन कह रहे हैं जी। और SO3 ये बेसिकली सल्फोनिक ग्रुप होता है जी, इसलिए आप इसको सोडियम बेंजीन सल्फोनेट कह रहे हैं जी। तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया जाता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको फ्यूज किया जाता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके नतीजे में क्या होता है, यहाँ पे ये जो SO3 ग्रुप है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फोनेट बना के निकल जाता है जी। और उसके बाद यहाँ पे ये सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर बेंजीन, आपका सोडियम बेंजीन सल्फोनेट कन्वर्ट हो जाता है जी। तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया और सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। एज अ बाय प्रोडक्ट आपको सोडियम सल्फोनेट मिला है जी। अगले स्टेप में सिंपल वही होता है जी कि आपने इस सोडियम फिनॉक्साइड की का रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवाना है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सोडियम H से हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और सोडियम फिनॉक्साइड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी। तो ये फिनोल को बनाने के आपने दो तरीके पढ़े, और अगर आपने दोनों तरीके को देखें तो दोनों तरीके के अंदर आपको सोडियम फिनो ऑक्साइड ही मिल रहा है। और सेकंड स्टेप देखिए दोनों का सेम है कि सोडियम फिनो ऑक्साइड का रिएक्शन आपने HCl से करवाना है, जिसके नतीजे में आपको फिनोल मिल रहा है। फर्क क्या है जी, कि फर्क सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट का है कि डाउ ने क्लोरोबेंजीन को इस्तेमाल किया था, और क्लोरोबेंजीन के अलावा आप सोडियम बेंजीन सल्फोनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं फिनोल को बनाने के लिए जी। तो ये आपने फिनोल की तैयारी के तरीके पढ़े। तो फिनोल की तैयारी के आपने दो तरीके पढ़े जी, और पहला तरीका था फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, और दूसरा तरीका था फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इन दोनों रिएक्टेंट को आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया, जिसके नतीजे में आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिला था। और स्टेप 2 के अंदर आपने सोडियम फिनॉक्साइड को HCl से रिएक्ट करवाया था, जिसके नतीजे में आपको फिनोल मिला था। तो ये फिनोल को बनाने के चंद तरीके थे। अब हम फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने जा रहे हैं। रिएक्शन विद NaOH लिखा हुआ है जी, और ये इस बात का सबूत है जी कि अगर किसी भी कंपाउंड का रिएक्शन अगर आप सोडियम मेटल से करवाएं या आप उसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएं, तो इसका मतलब ये है जी कि वो कंपाउंड एसिडिक इन नेचर होता है जी। तो अगर सोडियम के साथ रिएक्ट कर सके या सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कर सके तो वो कंपाउंड एसिडिक इन नेचर होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं जी कि फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। अब ये तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपके सामने आया है, जिसको आप एसिडिक इन नेचर कह रहे हैं। एक आपने चैप्टर नंबर 7 के अंदर इथाइन के बारे में ये बात पढ़ी थी जी कि इथाइंस आर एसिडिक इन नेचर, और वहां पे भी खास बात क्या थी जी कि टर्मिनल इथाइंस आर एसिडिक इन नेचर, यानी ये ट्रिपल बॉन्ड अगर कॉर्नर वाले कार्बन पे होगा तो कॉर्नर वाला कार्बन एसिडिक होता है, लेकिन अगर ये ट्रिपल बॉन्ड कहीं बीच में होगा तो फिर वो एसिडिक इन नेचर नहीं होता। ये बात भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। इसके बाद फिर आपने मिथेनॉल के बारे में पढ़ा और इथेनॉल के बारे में पढ़ा, यानी अल्कोहल के बारे में पढ़ा। और अल्कोहल एसिडिक इन नेचर होते हैं और वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके सोडियम अल्क ऑक्साइड बनाते हैं जी। फिनोल्स के बारे में आप आज पढ़ने जा रहे हैं जी, और फिनोल्स भी एसिडिक इन नेचर है जी। तो तीन कंपाउंड्स हो गए जो एसिडिक इन नेचर है, ये अब दिमाग में रखिएगा आप। नंबर 1 इज इथाइन, या आप कहें जी अल्काइंस या टर्मिनल अल्काइंस। नंबर 2 अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, एंड नंबर 3 फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो फिनोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, और जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्योंकि एसिडिक इन नेचर है, तो एसिडिक इन नेचर का मतलब ये जी यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा। तो हाइड्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये किससे सब्स्टिट्यूट होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही स्पीशीज सब्स्टिट्यूट होगा जी। तो यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और उसकी जगह सोडियम आके यहाँ पे लग जाएगा, और फिनोल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम फिनोऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी आपने क्या पढ़ा था जी कि सोडियम फिनोऑक्साइड का रिएक्शन HCl से करवाया था तो आपको फिनोल मिला था। ये समझ लें उसका उल्टा रिएक्शन है जी कि फिनोल ने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, यानी फिनोल एसिडिक इन नेचर है, और जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका सोडियम फिनोऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिनोल ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया और उस नतीजे में आपको सोडियम फिनोऑक्साइड मिला। और ये रिएक्शन क्या बता रहा है जी, ये रिएक्शन आपको ये बता रहा है जी कि फिनोल एसिडिक इन नेचर होते हैं जी, और फिनोल का जो हाइड्रोजन है
वो क्या होता है जी, वो रिप्लेस हो सकता है जी। तो वो सोडियम मेटल से सोडियम से रिप्लेस हो जाता है, और सोडियम से रिप्लेस होने के बाद ये सोडियम फिनोक्साइड बनाता है जी। तो फिनोल का रिएक्शन अगर आप सोडियम मेटल से करवाएंगे तब भी आपको सोडियम फिनोक्साइड मिलेगा, और अगर आप फिनोल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो उसके नतीजे में भी आपको सोडियम फिनोक्साइड मिलेगा। और ये इस बात का सबूत है कि ये फिनोल्स एसिडिक इन नेचर है। ये फिनोल का दूसरा रिएक्शन अब आपके सामने है जी, और ये लिखा हुआ है रिएक्शन विद जिंक डस्ट। और ये रिएक्शन आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन, इस रिएक्शन से आप बेंजीन को प्रिपेयर कर चुके हैं जी। और जहां हमने बेंजीन पढ़ा था वहां ये रिएक्शन आपने डिस्कस किया था जी। तो फिनोल के वेपर्स को रेड हॉट जिंक डस्ट से पास किया जाता है। ऑर्गेनो निकल की एक ट्यूब बनाई जाती है जिसको रेड हॉट किया जाता है, और उसके अंदर ऑर्गेनो निकल मौजूद होता है। तो इस रेड हॉट कंडीशंस के अंदर यानी फिनोल के वेपर्स को जब रेड हॉट जिंक डस्ट से पास किया जाता है, जिसको रेड हॉट किया जाता है एक ट्यूब के अंदर जिसके अंदर ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट के तौर पर मौजूद होता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है, जो जिंक डाइवेलेंट है और ऑक्सीजन भी डाइवेलेंट है, तो जिंक ऑक्सीजन को यहाँ से लेकर निकल जाता है, जिसके नतीजे में आपको जिंक ऑक्साइड मिलता है, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन को वापस हो जाता है, और फिनोल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी। तो ये रिएक्शन आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, और फिनोल से बेंजीन को बनाने का ये तरीका है जी। मैं रिएक्शन को एक बार फिर बता देता हूँ आपको। ये जो रिएक्शन है इसके अंदर आपने फिनोल का रिएक्शन करवाया जिंक डस्ट से। जिंक डस्ट का मतलब जिंक पाउडर है, और पाउडर भी, डस्ट असल में धूल को कहते हैं, तो इतना बारीक पाउडर है कि वो धूल की शक्ल में मौजूद है जी। तो इसको रेड हॉट किया जाता है एक ट्यूब के अंदर जिसके अंदर ऑर्गेनो निकल मौजूद होता है। ऑर्गेनो निकल एज अ कैटलिस्ट के तौर पर वर्क करता है, और रेड हॉट कंडीशन के अंदर फिनोल के वेपर्स को इस रेड हॉट ट्यूब से जिसके अंदर जिंक डस्ट मौजूद होती है जी, उससे जब पास किया जाता है तो फिनोल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी आपका सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी हाइड्रोक्सी बेंजीन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, या फिनोल बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेंजीन को एरोमेटिक सोर्स से बनाने का एक तरीका था जो आपने बेंजीन की प्रिपरेशन के अंदर पढ़ा था। क्योंकि फिनोल के अंदर बेंजीन का रिंग मौजूद है, और बेंजीन का जो रिंग है वो आपका अनसैचुरेटेड इन नेचर है जी, यानी उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड मौजूद है जी। तो हाइड्रोजनेशन पॉसिबल है जी। तो हाइड्रोजनेशन जो होगी उससे OH का तो कोई, फिनोल के अंदर जो OH है उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस हाइड्रोजनेशन से। ये हाइड्रोजनेशन का बराह रास्त ताल्लुक किससे है जी, बेंजीन के जो रिंग है, जो अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड सिस्टम है, उससे इसका ताल्लुक है। और हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो फिनोल का रिएक्शन निकल की मौजूदगी में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिनोल का जब रिएक्शन करवाया जाता है इस निकल की मौजूदगी में जी, तो निकल के अंदर हाइड्रोजन, क्योंकि निकल आपका ट्रांजिशन मेटल है, और ट्रांजिशन मेटल की जो सरफेस होती है उसके अंदर इंटरेसेस होते हैं, यानी बारीक से होल्स होते हैं, और उसके अंदर ये जो गैस है वो क्या होती है जी, ट्रैप होती है जी। तो जब आप फिनोल का रिएक्शन किससे करवाएंगे, निकल से करवाएंगे, और निकल को 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे, तो उसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी, और उसके बाद फिर ये हाइड्रोजन, हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन एड अप हो जाएगा, इसलिए आपने 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस लिखा है। और उसके नतीजे में ये जो फिनोल है ये कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सानॉल के अंदर। ये आपका 6 कार्बन का रिंग नजर आ रहा है, इसलिए आपने इसको साइक्लो कहा है, क्योंकि 6 कार्बन है इसलिए आपने इसको हेक्सेन कहा है, और क्योंकि इसमें OH लगा हुआ है तो इसलिए ये हेक्सेनोल है। तो फिनोल किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, साइक्लोहेक्सानोल के अंदर कन्वर्ट हो गया। और ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड एलिफेटिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। यानी इस रिएक्शन के बाद, यानी हाइड्रोजनेशन के बाद, फिनोल अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस कर देगा। एरोमेटिसिटी का मतलब होता है प्लेजेंट स्मेल का होना, एक करेक्टरिस्टिक स्मेल का होना, एक अट्रैक्टिव स्मेल का होना। और वो स्मेल की वजह क्या होती है, ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड सिस्टम होता है। तो हाइड्रोजनेशन के बाद ये ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से फिनोल की एरोमेटिसिटी लॉस हो जाती है, और वो साइक्लोहेक्सानॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपका सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं जी कि अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी। तो ये तीसरा रिएक्शन आपने पढ़ा फिनोल का, और ये क्या था जी, हाइड्रोजनेशन था। और OH का इससे कोई ताल्लुक नहीं था, इसका ताल्लुक बेंजीन के
रिंग के अंदर मौजूद ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड सिस्टम से था। ये चौथा रिएक्शन है आपके सामने फिनोल का, और ये लिखा हुआ है जी ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन का मतलब होता है जी एडिशन ऑफ ब्रोमीन। तो ब्रोमिनेशन हम करवाने जा रहे हैं, और फिनोल की जो ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं उसके अंदर ये जो ब्रोमीन है और वाटर का मतलब ये है जी कि इस ब्रोमीन का आपने एक्वस सोल्यूशन लिया है जी। तो जो एक्वस सोल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये है जी कि ब्रोमीन की कॉन्सेंट्रेशन इस सोल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा है। देखिए यहाँ पे अब दो पॉसिबिलिटीज हैं जी। एक तो आप ये जानते हैं जी कि बेंजीन के साथ जो OH ग्रुप लगा हुआ है, ये जो OH ग्रुप लगा हुआ है ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है जी। ये कार्बन नंबर 2 ये आपकी ऑर्थो पोजीशन कहलाती है, ये कार्बन नंबर 4 ये आपकी पैरा पोजीशन कहलाती है, और ये कार्बन नंबर 6 ये भी ऑर्थो पोजीशन कहलाती है। इससे पहले जो आपने चैप्टर नंबर 7 के अंदर रिएक्शंस पढ़े थे और ओरिएंटेशन के लेक्चर के अंदर आपने जो बात की थी जी, उसके अंदर एक बात तो ये है जी कि जो रिएजेंट है वो डाइल्यूट होता है। दूसरी बात ये थी जी कि आपको बताया गया था जी कि आपने ऑर्थो प्रोडक्ट बनानी है या पैरा प्रोडक्ट बनानी है, और यहाँ पे अब आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात का इल्म है जी, ये आपकी चॉइस है जी कि आप कॉन्सेंट्रेटेड रिएजेंट को इस्तेमाल करें या डाइल्यूट रिएजेंट को इस्तेमाल करें। तो कॉन्सेंट्रेटेड रिएजेंट भी इस्तेमाल हो सकता है और डाइल्यूट रिएजेंट भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड रिएजेंट को इस्तेमाल करेंगे तो उसके नतीजे में आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगी, और तमाम की तमाम अवेलेबल पोजीशन यानी ये दो ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन ये ऑक्युपाई हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि दोनों ऑर्थो पोजीशन का आपका हाइड्रोजन और ये पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन यहाँ पर ब्रोमीन के साथ क्या हो गया जी, सब्स्टिट्यूट हो गया, और उस हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे क्या आके लग गया, ब्रोमो एटम्स आके यहाँ पे लग गए। तो यानी ये ट्रिपल सब्स्टिट्यूशन साथ हुई है, और उसकी वजह क्या है जी, रिएजेंट की कॉन्सेंट्रेशन का होना जी। तो केमिकल रिएक्शन रिएजेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है जी। अगर आप यहाँ पर ब्रोमीन वाटर इस्तेमाल करते और यहाँ पर डाइल्यूट लिखा होता तो आपको दो प्रोडक्ट मिलती, यानी एक आपको मिलता जी ऑर्थो ब्रोमोफिनोल यानी OH और ब्रोमो लगता इन दो जगह पे, और जो दूसरी प्रोडक्ट मिलती वो मिलती पैरा ब्रोमोफिनोल यानी सिर्फ OH और Br लगा होता और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी आपने कॉन्सेंट्रेटेड रिएजेंट को इस्तेमाल किया है जी, इसलिए ये ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन एक साथ ऑक्युपाई हो जाएंगी, और उसके नतीजे में आपको 2,4,6 ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगी। यहाँ आपने फिनोल को कन्वर्ट कर दिया 2, ये सेकंड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है, ये सिक्स पोजीशन है, और OH 1 पे लगा हुआ है, तो ये कहलाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल इस कंपाउंड का नाम है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं जी। तो आपने यहाँ पर फोकस क्या करना है जी, आप अल्फाजों पे जाएं कि वो कॉन्सेंट्रेटेड कह रहा है, यानी वो ब्रोमीन वाटर को कॉन्सेंट्रेटेड कह रहा है या ब्रोमीन वाटर को क्या कह रहा है जी, डाइल्यूट कह रहा है। मैंने आपको बताया जी। अभी डाइल्यूट का रिएक्शन अभी आप आगे देख लेंगे जी, ब्रोमीन के साथ नहीं है लेकिन किसी और के साथ है, जिस तरह वो रिएक्शन है उसी तरह ब्रोमीन का रिएक्शन भी पॉसिबल है जी। क्योंकि आपकी किताब में यही रिएक्शन है तो इसलिए हमने इसको डिस्कस किया है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट दे दिया जी कि अगर आप डाइल्यूट यहाँ पे डाइल्यूट लिखा होता तो फिर आपको दो प्रोडक्ट मिलती, यानी एक मिलता ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और दूसरा मिलता पैरा ब्रोमोफिनोल। 2 मोल्स यहाँ पे इस्तेमाल होते जी, और इसका मतलब है यहाँ पर फिनोल की भी 2 मोल्स इस्तेमाल होते, और यहाँ पे निकलने वाले भी ये 2 मोल्स ही होते जी। लेकिन अगर आपका रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड है जी तो उसके नतीजे में इस क्योंकि 3 जगह सब्स्टिट्यूशन होनी है, इसलिए आपने ब्रोमीन के 3 मोल्स को इस्तेमाल किया, और तीनों पोजीशन यानी 2 ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन ब्रोमीन से क्या हो जाएगी, ऑक्युपाई हो जाएगी, और आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा जी। तो रिएजेंट्स को जरा फोकस कीजिएगा, खासतौर पे फिनोल के टॉपिक के अंदर। यहाँ 2 चीजें आपने पढ़नी है खास, मैं आपको बता दूं। एक तो इफेक्ट ऑफ रिएजेंट आप पढ़ रहे हैं कि वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा तो रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा, और दूसरा आज के लेक्चर के अंदर एक और खास बात सीखेंगे जी कि जो ओरिएंटेशन है जी, यानी आपने यहाँ पे सीखा कि ओरिएंटेशन रिएजेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है जी। और सिंगल सब्स्टिट्यूशन और ट्रिपल सब्स्टिट्यूशन इसका बराह रास्त ताल्लुक किससे है जी, रिएजेंट की कॉन्सेंट्रेशन से है। सिंगल सब्स्टिट्यूशन उस वक्त होगी जी कि जिस वक्त रिएजेंट डाइल्यूट होगा, और ट्रिपल सब्स्टिट्यूशन यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के अंदर उस वक्त होगी जबकि रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड होगा। और दूसरी बात जो आप पढ़ेंगे
जो भी आगे आएगी इस लेक्चर के अंदर, कि टेम्परेचर का ओरिएंटेशन से क्या रिलेशन है और ओरिएंटेशन किस तरह से टेम्परेचर से मुतासिर होती है, ये भी बात आज ही के लेक्चर में आप पढ़ेंगे। ये 5वां रिएक्शन आपके सामने है फिनोल का, और अब हम फिनोल की नाइट्रेशन करवाने जा रहे हैं। और फिनोल की नाइट्रेशन के अंदर जो हम नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं वो डाइल्यूट इस्तेमाल कर रही है। और ये मैं आपको इससे पहले बता चुका जी कि अगर आप रिएजेंट डाइल्यूट इस्तेमाल करेंगे तो उसके नतीजे में ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ये दोनों ही हासिल होंगी जी। यही रिएक्शन आप ब्रोमीन के साथ भी कर सकते हैं। अगर ब्रोमीन वाटर भी डाइल्यूट इस्तेमाल होगा तो उसके अंदर भी आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे जी। तो रिएक्शन को देखते हैं जी। तो 2 मोल्स हमने फिनोल के इस्तेमाल किए और 2 मोल्स नाइट्रिक एसिड के इस्तेमाल किए हैं जी, क्योंकि 2 प्रोडक्ट मिलनी है इसलिए इन दोनों के 2-2 मोल्स इस्तेमाल किए हैं। नाइट्रिक एसिड यहाँ पे डाइल्यूट है, जो हमें ये बता रहा है जी कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि 2 प्रोडक्ट मिलेंगी, क्योंकि ये OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो प्रोडक्ट भी मौजूद होगी और पैरा प्रोडक्ट भी मौजूद होगी। इसमें से एक मेजर होगी, एक माइनर होगी। मेजर माइनर का भी ताल्लुक अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सी मेजर और कौन सी माइनर होती है, और मेजर और माइनर का ताल्लुक किस बात पे डिपेंड करता है जी। तो खैर हमने नाइट्रिक एसिड को डाइल्यूट इस्तेमाल किया है जी, और नाइट्रिक एसिड को डाइल्यूट इस्तेमाल करने की वजह से आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगी। ये आपकी ऑर्थो प्रोडक्ट है क्योंकि नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे ऑर्थो कार्बन पे लगा हुआ है, और ये आपकी पैरा प्रोडक्ट है क्योंकि नाइट्रो ग्रुप पैरा कार्बन पे लगा हुआ है जी। और क्योंकि एक मोल होते तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते, तो यहाँ पर 2 मोल्स की वजह से 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके आपने दिखाए हैं जी। तो फिनोल किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? ऑर्थो निट्रोफिनोल के अंदर कन्वर्ट हो गया और पैरा निट्रोफिनोल के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये 2 प्रोडक्ट आपको मिली हैं। एक बात मैं बता दूं, क्योंकि टेम्परेचर आपने यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है जी, जो ऑलमोस्ट अराउंड रूम टेम्परेचर है। तो रूम टेम्परेचर पर आपकी ऑर्थो प्रोडक्ट स्टेबल होती है और पैरा प्रोडक्ट लेस स्टेबल होती है, यानी आपकी ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होती है और पैरा प्रोडक्ट माइनर होती है जी। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो फिर ये उल्टा हो जाता है और वहाँ पैरा प्रोडक्ट मेजर हो जाती है और ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर होती है। यानी इसका मतलब ये है जी कि ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं वो एक क्वांटिटी के अंदर नहीं होती। एक प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होती है, जो ज्यादा स्टेबल होती है वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होती है, जो कम स्टेबल होती है वो कम क्वांटिटी के अंदर होती है। तो लो टेम्परेचर पर जो नियर वाली प्रोडक्ट है यानी जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट कहलाती है। और जो फार वाली प्रोडक्ट है वो कम स्टेबल होती है जी, इसलिए ये आपकी माइनर प्रोडक्ट कहलाती है जी। लेकिन खैर अभी टेम्परेचर की बात अभी हम आगे भी करेंगे और मैं इसको समझा, मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा, इसका जवाब भी दूंगा जी कि इसकी वजह क्या है, ये मेजर स्टेबिलिटी की वजह क्या है और हाई टेम्परेचर पर इसी प्रोडक्ट की अनस्टेबिलिटी की वजह क्या है, ये तमाम बातें अभी हम आगे करेंगे जी। अभी आपने इस रिएक्शन के अंदर जो फोकस करना है वो फोकस ये करना है जी कि अगर डाइल्यूट रिएजेंट को इस्तेमाल किया जाएगा तो ट्रिपल सब्सटीट्यूशन एक साथ नहीं होगी बल्कि सिंगल सब्सटीट्यूशन होगी। और सिंगल सब्सटीट्यूशन होने की वजह से, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो आपको ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलेगी और आपको पैरा प्रोडक्ट भी मिलेगी। और एक नई बात आपने ये भी सीखी जी कि इसमें से एक प्रोडक्ट मेजर और एक प्रोडक्ट माइनर होगी। फिनोल की नाइट्रेशन ही करवा रहे हैं, और अब जो हम फिनोल की नाइट्रेशन करवा रहे हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रोमीन के अंदर भी आप ये बात पढ़ चुके और यहाँ पे भी आप पढ़ लेंगे कि जब भी आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करेंगे यानी कॉन्सेंट्रेटेड रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे तो तीनों सब्स्टिट्यूशन एक साथ हो जाएंगी। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इसका स्ट्रक्चर और ये रिएक्शन इम्तिहान में बहुत ज्यादा आता है जी, क्योंकि ये आपने पिक्रिक एसिड बना लिया है जी। तो फिनोल से पिक्रिक एसिड आपने बनाया है और पिक्रिक एसिड इम्तिहान में बहुत बार पूछा गया है, उसका स्ट्रक्चर भी पूछा गया है और उसका नाम भी पूछा गया है, नोमेनक्लेचर के तौर पे भी पूछा गया और ये रिएक्शन भी पूछा गया है। तो ये रिएक्शन बहुत इसका ख्याल रखिएगा जी। तो फिनोल की का रिएक्शन आपने नाइट्रिक एसिड से करवाया और ये नाइट्रिक एसिड जो आपने इस्तेमाल किया है वो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है जी। और आप ये जानते हैं जी कि ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये आपका ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है जी। तो क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेटेड रिएजेंट इस्तेमाल किया है तो ये तीनों पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेंगे। ये दोनों ऑर्थो पोजीशन को नाइट्रो ग्रुप ने ऑक्यूपाई किया, ये पैरा पोजीशन को नाइट्रो ग्रुप ने ऑक्यूपाई किया। अगर एक नाइट्रेशन होती तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते, तो 3 जगह नाइट्रेशन हो रही है तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे और बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा पिक्रिक एसिड के अंदर। या इसको आईपैक सिस्टम के तहत कहते हैं जी, ये 2nd कार्बन है, ये 4th कार्बन है, ये 6 कार्बन है। तो 2,4,6 ट्राई निट्रोफिनोल और 2,4,6 ट्राई निट्रोफिनोल को पिक्रिक एसिड कहते हैं और इम्तिहान में पिक्रिक एसिड के नाम से ये रिएक्शन और ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो आप इस रिएक्शन का बड़ा ख्याल रखिएगा जी।
तो आपने यहाँ पर अब पिछली स्लाइड में और इस स्लाइड में आपको ये बात वाज़ेह हो गई होगी बिल्कुल कि अगर डाइल्यूट रिएजेंट को इस्तेमाल करेंगे तो उसके नतीजे में आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगी, एक ऑर्थो प्रोडक्ट होगी, एक पैरा प्रोडक्ट होगी, उसमें से एक मेजर होगी, एक माइनर होगी। मेजर और माइनर होने का ताल्लुक टेम्परेचर से है जी। रिएजेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन से ताल्लुक है जी कि सिंगल सब्सटीट्यूशन होगी या ट्रिपल सब्सटीट्यूशन होगी। तो अगर आप डाइल्यूट रिएजेंट को इस्तेमाल करेंगे तो सिंगल सब्सटीट्यूशन होगी और आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगी, और अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड रिएजेंट को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ट्रिपल सब्सटीट्यूशन होगी और आपको एक प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये छोटी सी बात है जिसका आप ख्याल रखिएगा। तो ये रिएक्शन आपने फिनोल का नाइट्रिक एसिड से करवाया है, और जो नाइट्रिक एसिड आपने इस्तेमाल किया है वो कॉन्सेंट्रेटेड इस्तेमाल किया है, और उसके नतीजे में फिनोल के अंदर एक साथ बैक वक्त ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर 3 निट्रो ग्रुप आके अटैच हो गई हैं और फिनोल पिक्रिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया है। सल्फोनेशन बेंजीन फिनोल की अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी। और सल्फोनेशन, अब हम जो सल्फोनेशन को स्टडी कर रहे हैं, अब इस रिएक्शन को जो हम स्टडी कर रहे हैं वो विद द एस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर कर रहे हैं जी। विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इसको हम स्टडी कर रहे हैं जी। और यहाँ पे अब हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे जी। तो लिखा हुआ है जी, लो टेम्परेचर पे ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होती है जी, यकीनन हाई टेम्परेचर पे पैरा प्रोडक्ट मेजर होगी जी। तो ये जो रिएक्शन करवाया है आपने फिनोल का सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया है, और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ये आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल किया है जी। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करने का मतलब ये है जी आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगी, क्योंकि OH ग्रुप आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो आपको ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलेगी और आपको पैरा प्रोडक्ट भी मिलेगी। और टेम्परेचर को बस यहाँ पे आपने फोकस करना है, जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो बिलो रूम टेम्परेचर है जी। इसका मतलब ये है जी कि लो टेम्परेचर पे अब आप याद रखें जी कि जो ऑर्थो प्रोडक्ट होती है वो मेजर होती है और जो पैरा प्रोडक्ट होती है वो माइनर होती है। और देखिए इसकी वजह अब आप सुन लें जी कि इस प्रोडक्ट के मेजर होने की वजह यानी नियर वाली यानी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे करीब है, और देखिए यहाँ फंक्शनल ग्रुप दूर है। तो लो टेम्परेचर पर करीब जो फंक्शनल ग्रुप जिस प्रोडक्ट के अंदर करीब है वो स्टेबल है जी, और उसकी वजह क्या है जी कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है जी। और आप ये जानते हैं जी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये खास डिस्टेंस पे आ जाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपाउंड को क्या करता है जी, क्योंकि ये सेकेंडरी बॉन्डिंग है और एक एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एटम, तो वो क्या करते हैं, वो कंपाउंड को स्टेबल कर देते हैं। तो लो टेम्परेचर पर करीब वाली जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाती हैं, वो आपकी मेजर हो जाती हैं। और इस मेजर होने की वजह क्या है जी, एक वजह कम टेम्परेचर पर, क्योंकि आप ये जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर कम है तो जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो एटम्स हैं, इनकी जो वाइब्रेशन है वो कम है, ठीक है जी। तो वाइब्रेशन कम होने की वजह से ये इतना वाइब्रेट ही नहीं कर रहा है, ये एक दूसरे से करीब नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर रही है, इनको करीब कर रही है और एक खास डिस्टेंस पे आकर इस सब्सटेंस को क्या कर रही है, इस जो आपकी जो प्रोडक्ट नजर आ रही है यानी जो ऑर्थो प्रोडक्ट नजर आ रही है, इसको क्या कर रही है, स्टेबलाइज कर रही है, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट मेजर हो जाती है जी। और क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं है इसलिए ये प्रोडक्ट क्या है जी, माइनर है। अब तो बिफिनोल आपने क्या देखा, जो रिएक्शन स्टडी किया, मैंने आज टेम्परेचर पे यहाँ पे बात की, टेम्परेचर का इफेक्ट मैंने आपको बताया, मेजर और माइनर की बात मैंने समझाई, मेजर प्रोडक्ट की वजह भी मैंने आपको बताई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्थो प्रोडक्ट में मौजूद होना, और पैरा प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मौजूद ना होना, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट माइनर हो जाती है। लेकिन ये काम लो टेम्परेचर पे होता है जी, हाई टेम्परेचर पे कुछ और होता है, मैं भी आपको समझाऊंगा जी। तो फिनोल ने यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, और सल्फ्यूरिक एसिड जो था वो डाइल्यूट था, इसलिए आपको दो प्रोडक्ट मिली, एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिली। ये आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहलाता है, ये आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहलाता है जी। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये आपकी माइनर प्रोडक्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ना होने की वजह से जी। लो टेम्परेचर पे आपने सल्फोनेशन रिएक्शन को पढ़ा, अब सल्फोनेशन रिएक्शन को आप हाई टेम्परेचर पे पढ़ने जा रहे हैं जी। और हाई टेम्परेचर पे पैरा प्रोडक्ट आपकी क्या होती है, मेजर होती है। रिएक्शन बिल्कुल वही है और रिएक्शन अब आपके सामने है जी। आपने वही काम किया है जी कि फिनोल का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया है, डाइल्यूट रिएजेंट इस्तेमाल किया है, इसलिए आपको ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिली है और आपको पैरा प्रोडक्ट भी मिली है।
ये आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। लेकिन जो रिएक्शन अब आप करवा रहे हैं वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवा रहे हैं, और 20 के मुकाबले में 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपका हाई टेम्परेचर है जी। तो आप ये जानते हैं जी। अब देखें, अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह यह है जी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कम टेम्परेचर पे फीजिबल होती है। जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल्स या एटम्स वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। और देखिए कि जो वल्कियर ग्रुप है ये अब जब वाइब्रेट करेंगे तो एक लम्हा ऐसा आएगा कि ये एक दूसरे से करीब होंगे, और वाइब्रेशन में ये दोनों जब एक दूसरे से करीब होंगे तो यहाँ पर रिपल्जन बढ़ जाएगी, और रिपल्जन बढ़ने की वजह से ये जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। तो हाई टेम्परेचर पे क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और काइनेटिक एनर्जी की ज्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो वाइब्रेशन होती है वो ज्यादा होती है। तो बल्कियर ग्रुप जब करीब आते हैं तो उनके दरमियान रिपल्जन बढ़ जाती है, और रिपल्जन बढ़ने की वजह से जहां इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां इनके दरमियान रिपल्जन कम होगी, चाहे आप वाइब्रेट करते रहें। लेकिन क्योंकि ये 180 के एंगल पे वाइब्रेट कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट वहां नहीं जाएगा, इसलिए आपकी जो पैरा प्रोडक्ट है वो क्या हो जाती है, मेजर हो जाती है। तो यहाँ पर आज आपने इस टॉपिक के अंदर यानी सल्फोनेशन के अंदर आपने यहाँ पे क्या बात सीखी थी कि टेम्परेचर ओरिएंटेशन को मुतासिर करता है, और लो टेम्परेचर पर ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होती है और उसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जी। और हाई टेम्परेचर पर जो पैरा प्रोडक्ट है वो मेजर होती है, और उसकी वजह क्या होती है कि इसके दरमियान जो रिपल्जन जो यानी OH और SO3H के दरमियान जो रिपल्जन होती है वो मिनिमम होती है जी। तो यहाँ पे आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा और इसका आप ख्याल रखिएगा। तो बेंजीन हाइड्रोक्सी बेंजीन सॉरी फिनोल का बेंजीन का डेरिवेटिव है जी फिनोल, जिसको आप हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं जी। तो उसकी केमिस्ट्री को आज आपने यहाँ पे डिस्कस किया, और आपने फिनोल को बनाने के तरीके भी पढ़े, और फिनोल से होने वाले केमिकल रिएक्शंस को भी आपने पढ़ा। और यहाँ पे आज के लेक्चर में आपने कुछ खास बातें सीखी हैं जिसको मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, और उसके बाद फिर मैं लेक्चर को समराइज करूंगा। तो पहली बात आपने ये सीखी जी कि ओरिएंटेशन का ताल्लुक ये रिएजेंट की कॉन्सेंट्रेशन से है, और अगर आप डाइल्यूट एजेंट को इस्तेमाल करेंगे तो आपको सिंगल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगी, लेकिन आपको प्रोडक्ट एक से ज्यादा यानी 2 मिलेंगी। और अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड रिएजेंट को इस्तेमाल करेंगे तो उसके नतीजे में आपको प्रोडक्ट एक मिलेगी, लेकिन वो ट्रिपली सब्स्टिट्यूटेड होगी, यानी ऑर्थो पैरा ये जो पोजीशन है वो एक साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी। दूसरी बात, आज के लेक्चर में आपने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा ओरिएंटेशन पे, और आपने ये पढ़ा जी कि लो टेम्परेचर पर ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होती है, और उसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मौजूद होना है फंक्शनल ग्रुप के दरमियान। और हाई टेम्परेचर पर पैरा प्रोडक्ट मेजर होती है, और मेजर होने की वजह क्या है जी कि जो फंक्शनल ग्रुप है उनके दरमियान रिपल्जन क्या होती है, मिनिमम होती है जी। और ये याद रखिएगा कि मेजर प्रोडक्ट स्टेबल होती है। तो समराइज करने जा रहे हैं जी। तो फिनोल की रिएक्शन अब आपके सामने है। तो दिस इज फिनोल, जिसको आप हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं और जिसको आप कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं जी। तो फिनोल को बनाने का आपने एक तरीका पढ़ा था जिसको आप कहते हैं डाउज मेथड। तो क्लोरोबेंजीन को जब आपने इसका रिएक्शन जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया था, और इन दोनों को आपने 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया था एट हाई प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर, तो उसके नतीजे में ये सोडियम फिनोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया था, और सोडियम फिनोक्साइड का रिएक्शन जब आपने HCl के साथ करवाया था तो आपने फिनोल हासिल किया था। ये पहला तरीका था जी फिनोल को बनाने का फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, और इस रिएक्शन को डाउज रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि डाउज वो केमिस्ट है जिसने इस रिएक्शन को करके देखा था जी। और जो दूसरा रिएक्शन था वो जी था फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, और सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का रिएक्शन जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज करते हैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके नतीजे में भी आपको सोडियम फिनोक्साइड मिलता है, और सोडियम फिनोक्साइड का रिएक्शन HCl के साथ करवाया जाता है तो उसके नतीजे में आपको फिनोल हासिल होता है। तो ये आपने फिनोल को बनाने के 2 रिएक्शंस पढ़े थे। उसके बाद फिर आपने फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, और आपने ये देखा था जी कि फिनोल एसिडिक इन नेचर है जी। तो अगर फिनोल का रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाया जाए या इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाया जाए तो इसके नतीजे में आपको सोडियम फिनोक्साइड मिलता है, जो इस बात का सबूत है जी कि फिनोल एसिडिक इन नेचर है और इसका हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो सकता है जी। दूसरा रिएक्शन आपने पढ़ा था जी, और ये रिएक्शन आपके लिए नया नहीं था, और आपने इसका रिएक्शन जिंक डस्ट से करवाया था रेड हॉट कंडीशन के अंदर निकल कैथलेट की मौजूदगी में। और फिनोल के वेपर्स को जब जिंक रेड हॉट जिंक डस्ट से आपने पास किया था तो उसके नतीजे में क्या हुआ था जी, उसके नतीजे में आपको बेंजीन मिला था।
बेंजीन फिनोल की जब आपने हाइड्रोजनेशन करवाई थी जी, तो हाइड्रोजनेशन के लिए आपने कैटलिस्ट को यूज किया था, और उसके नतीजे में क्या हुआ था जी, जो बेंजीन की जो रिंग थी उसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो गई थी, और फिनोल किसके अंदर कन्वर्ट हो गया था, साइक्लोहेक्सेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो गया था। उसके बाद फिर आपने बेंजीन की ब्रोमिनेशन करवाई, और ब्रोमिनेशन आपने जो करवाई थी उसके अंदर आपने कॉन्सेंट्रेटेड ब्रोमीन वाटर को आपने इस्तेमाल किया था, और कॉन्सेंट्रेटेड इस्तेमाल करने की वजह से आपको सिंगल प्रोडक्ट मिली थी और वो ट्रिपली सब्सटीट्यूटेड थी, यानी 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल मिला था। उसके बाद फिर आपने बेंजीन का रिएक्शन करवाया था नाइट्रिक एसिड से, और जब आपने नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाया था तो आपने कॉन्सेंट्रेटेड रिएजेंट को भी इस्तेमाल किया और डाइल्यूट रिएजेंट को भी इस्तेमाल किया। यहाँ आपने ये सीखा था जी कि अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड रिएजेंट को इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगी और वो ट्रिपली सब्सटीट्यूटेड होगी, यानी 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल आपको मिला था, जो कि आपका पिक्रिक एसिड कहलाता है। और अगर यही रिएक्शन को के अंदर नाइट्रिक एसिड को डाइल्यूट इस्तेमाल किया जाए तो उसके नतीजे में आपको सिंगल सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगी, लेकिन प्रोडक्ट एक से ज्यादा यानी दो मिलेंगी। तो आपको ऑर्थोनिट्रोफिनोल और पैरानिट्रोफिनोल मिला था जी। और उसके बाद फिर आपने बेंजीन की सल्फोनेशन करवाई थी, और यहाँ आपने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था, और आपको यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगी क्योंकि आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल किया था, तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगी और पैरा प्रोडक्ट मिलेगी। लो टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने रिएक्शन करवाया था, और ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर थी, और उसकी वजह मैंने आपको इन फंक्शनल ग्रुप के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताई थी। और हाई टेम्परेचर पे पैरा प्रोडक्ट स्टेबल थी, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पैरा प्रोडक्ट स्टेबल थी, और उसकी वजह मैंने आपको क्या बताई थी कि इन दोनों फंक्शनल ग्रुप के दरमियान, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है तो इनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम है। तो ये आपने फिनोल की केमिस्ट्री को आज हमने डिस्कस किया, और कुछ नए कॉन्सेप्ट जिसका ताल्लुक ओरिएंटेशन से था उसको आपने सीखा। एग्जाम में सवाल किस तरह से आए हुए हैं इस पे हम बात करने जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी गिव द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रिपरेशंस। तो ये दो इक्वेशन आपने मुकम्मल करनी है। तो फिनोल का रिएक्शन करवाया जा रहा है जी कि हाइड्रोजन से करवाने को कह रहे हैं जी, और कैटलिस्ट देखिए यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं सिर्फ लिख दिया कैटलिस्ट। तो आप ये जानते हैं जी कि यहाँ पे फिनोल की आपने हाइड्रोजनेशन करवानी है, और अगर आप फिनोल की हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सेनॉल मिलेगा। तो हर कार्बन पे एक तो 3 मोल्स आपको इस्तेमाल करेंगे, बैलेंस करना होता है, इसका ख्याल रखिएगा जी। तो आपने ये 3 मोल्स हाइड्रोजन के इस्तेमाल किए, और हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन एटम चला गया, और एरोमेटिक क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड आपका एलिफेटिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी फिनोल किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, साइक्लोहेक्सेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो गया। फिर दूसरा रिएक्शन अब आपके सामने है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि फिनोल का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करवाना है, और नाइट्रिक एसिड के बारे में बताया जा रहा है जी कि कॉन्सेंट्रेटेड इस्तेमाल करना है। फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए जी कि अगर फिनोल का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करवाया जाएगा तो पहली चीज तो ये कि 3 मोल्स आपको नाइट्रिक एसिड के इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और दूसरी चीज ये जी कि आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगी और उस प्रोडक्ट के अंदर ट्रिपल सब्सटीट्यूशन होगी जी। तो ये अब आपकी प्रोडक्ट अब आपके सामने है जी। तो फिनोल का रिएक्शन आपने किससे करवाया, नाइट्रिक एसिड से करवाया, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को आपने इस्तेमाल किया है, आपको पिक्रिक एसिड मिला है, और इसके साथ 3 वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज हुए हैं, तो वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा। तो फिनोल पिक्रिक एसिड के अंदर यहाँ कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी कुछ रिएक्शंस लिखने के लिए कहे, और लिखा हुआ है जी फिनोल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर। तो फिनोल को अगर ब्रोमीन वाटर से आप ट्रीट करेंगे जी, तो खैर यहाँ पे आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। वैसे तो उसूलन चाहिए कि आपको दोनों ही रिएक्शन लिख के दिखाएं जी, कि आप कॉन्सेंट्रेटेड भी लिख के दिखाएं और डाइल्यूट भी लिख के दिखाएं, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया। लेकिन खैर आपकी किताब में क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड दिया हुआ है और आप कॉन्सेंट्रेटेड लिख के भी अगर इस रिएक्शन को लिख देंगे तो आप सही होंगे जी। तो यहाँ पे आपने फिनोल का रिएक्शन किससे करवाया, ब्रोमीन से करवाया, और कॉन्सेंट्रेटेड आपने शो कर दिया, इसलिए आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगी लेकिन वो ट्रिपली सब्सटीट्यूटेड होगी, और उसके नतीजे में ये 3 मोल्स HBr के रिमूव होंगे। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। फिनोल किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, फिनोल कन्वर्ट हो गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल के अंदर। ये अगला रिएक्शन अब आपके सामने, और लिखा हुआ जी फिनोल इज ट्रीटेड विद रेड हॉट ड्रिजिंग डस्ट। और आप ये जानते हैं जी कि जब फिनोल को ट्रीट किया जाता है रेड हॉट ड्रिजिंग डस्ट से, तो इसके नतीजे में आपको क्या मिलता है जी, इसके नतीजे में आपको बेंजीन मिलता है। तो आपने यहाँ पर दिखाया जी कि फिनोल का रिएक्शन आपने रेड हॉट ड्रिजिंग डस्ट से करवाया, ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में करवाया, और फिनोल किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी गिव द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अगेन आपके पास रिएक्शंस आ गए, और यहाँ पे लिखा हुआ है फिनोल विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और फिनोल विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं जी कि अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो आपको डबली सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगी जी। तो आपने फिनोल के 2 मोल्स को इस्तेमाल किया, 2 मोल्स नाइट्रिक एसिड के इस्तेमाल किए,
डाइल्यूट कंडीशन के अंदर आपको ऑर्थो निट्रोफिनोल मिला और पैरा निट्रोफिनोल मिला, 2 मोल्स आपको यहाँ पे वाटर के भी मिलेंगे जी। और जब आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो आपको 3 मोल्स नाइट्रिक एसिड के इस्तेमाल करने पड़ेंगे, आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगी लेकिन वो ट्रिपली सब्सटीट्यूटेड होगी और इसके साथ 3 मोल्स वाटर के भी रिमूव होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने है और अब आपने बनाना है राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग कार्बोलिक एसिड फ्रॉम बेंजीन। तो आप ये जानते हैं कि कार्बोलिक एसिड किसको कहते हैं जी, फिनोल को कहते हैं। तो फिनोल आपने बनाना है बेंजीन से। अब आप फौरन अपने दिमाग में लेके आए जी कि आज तो आपने बेंजीन से फिनोल नहीं बनाया, लेकिन कोई मसला नहीं, आपने क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाया है और आपने सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से फिनोल बनाया है। और आप सोडियम बेंजीन सल्फोनेट तो बनाने का तरीका नहीं जानते, लेकिन कम से कम क्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका जानते हैं जी। तो अब आप सबसे पहले क्या करें जी, क्लोरीनेशन करवाएं। तो बेंजीन की हमने क्लोरीनेशन करवाई, FeCl3 की मौजूदगी में आपको क्लोरोबेंजीन मिला। फिर आपने क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्लोरोबेंजीन सोडियम फिनोक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद सोडियम फिनोक्साइड का रिएक्शन आपने HCl से करवाया तो उसके नतीजे में ये फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो गया। देखें तो इस तरह भी पूछा जा सकता है। आज हमने क्लोरोबेंजीन से पढ़ा था, लेकिन एक रिएक्शन आपको एक और करना पड़ा, यानी क्लोरोबेंजीन को बना के दिखाना पड़ा, क्योंकि उसने कार्बोलिक एसिड को बेंजीन से बनाने को कहा था। तो एक तो ये याद रखें जी कि फिनोल को कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं जी। तो एक तो यहाँ पे ये खास बात थी, और दूसरी बात ये थी कि बेंजीन से बनाना था तो पहले आपको बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना के दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके सामने है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग फ्लो फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो अभी हमने ये पीछे ही रिएक्शन देखा है जी। तो क्लोरोबेंजीन ये आपको ये रिएक्शन मैंने यहाँ पे दोबारा लिख के दिखा दिया, ये रिएक्शन आपने पीछे ही देखा है। और दूसरा कह रहे हैं जी बेंजीन फ्रॉम फिनोल, बेंजीन बनाना है फिनोल से, तो फिनोल का रिएक्शन आपको रेड हॉट जिंक डस्ट से करवाना पड़ता है जी। निकल की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है जी, और ऑर्गेनो निकल की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है जी। और जो फिनोल है वो जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी। तो ये रिएक्शन भी आपके लिए नया नहीं था जी। तो आज का जो लेक्चर था उसके अंदर आपने फिनोल्स के बारे में पढ़ा, कुछ नई बातें यकीनन आपने सीखी होंगी, कुछ बातें आपकी पुरानी ही थी। बेंजीन अगर आपने सही तरीके से पढ़ लिया है तो आपके लिए ये फिनोल को समझना भी इंतहाई आसान था जी। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने फिनोल को डिस्कस किया और अल्कोहल यहाँ पे आपके खत्म हो गई थी। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर इंशाल्लाह ताला हम कार्बोनाइल कार्बन बेस्ड फंक्शनल ग्रुप को स्टार्ट करेंगे जी। और उसके अंदर जो पहला फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड्स है जी। तो एल्डिहाइड की केमिस्ट्री को इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।